ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। देखो यार, जितना भी हम लोगों ने 7th क्लास चैप्टर में देखा है, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे के इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर उन्हें देख सकते हो, या फिर अगर हम लोग कहें कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे तो वो सही नहीं रहेगा। केवल मैं इंट्रोडक्शन वीडियो का प्लेलिस्ट दे दूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर तुम उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रहे हैं तो हमें ये दोनों टर्म का मालूम होना चाहिए मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसे लिखते हैं और उसके बाद उसका रेशियो को हम लोग समझते हैं। रेशियो में क्या क्या होता है और अच्छे से उसे आगे तक समझने वाले हैं, ताकि हमें 8 क्लास में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और प्रोपोर्शन का आखिर क्या मतलब होता है। प्रोपोर्शन जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बच्चे से फंस जाते हैं, बनता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो इस एक्सरसाइज का जितना भी सॉल्यूशन होगा वो हम लोग चैनल पे अपलोड कर दिए रहेंगे। तुम डायरेक्ट चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो अलग अलग चैप्टर के तुम देख सकते हो। फिलहाल अभी तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बात करने चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो के बारे में लिखा है कुछ टर्म, उसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। रेशियो का डेफिनेशन अगर तुम देखो तो तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। देखो, कहने का मतलब है कि जब तुम रेशियो देखने जाते हो दो क्वांटिटी का, जो तुम्हारा नंबर होता है जैसे 3 और 4 मान लो, ठीक है। अगर तुम इसका रेशियो की बात करोगे कि इसका रेशियो क्या होगा, तो वो जो वैल्यू बोल रहा है हमारा सेम काइंड में होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। अब सेम यूनिट का क्या मतलब हुआ, अगर तुम इसे मीटर में लिखोगे और इसे किलोमीटर में लिखोगे तो ये तो पहला बात कि सेम यूनिट में होगा ही नहीं, और सेम काइंड की तो बात ही नहीं की जा सकती है। ये एक तो अलग ही काइंड का हो गया और एक अलग ही काइंड का हो गया। तो दो ऐसे क्वांटिटी होना चाहिए जो सेम काइंड में हो, सेम यूनिट में हो, ठीक है। तो उसे हम लोग जो है लिखते हैं किस तरीके से, इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। वो वही फ्रैक्शन होता है जो हमारा अदर का होता है। समझ में आया कि द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। जैसे हम लोग रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ये दो डॉट से, ठीक है। और ये दो डॉट का जो मतलब होता है हमारा फ्रैक्शन ही रिप्रेजेंट करता है कि अगर सेम यूनिट में और सेम काइंड के नंबर होंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। यानी मान लो जैसे 3 और 4 का हम लोगों ने क्या किया है, रेशियो लिखा है, ठीक है। तो रेशियो ये दोनों जो है सेम काइंड और सेम यूनिट के हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वही वैल्यू होता है जो फ्रैक्शन हमारा पहले वैल्यू के दूसरे के साथ होता है। ये हम लोगों ने फ्रैक्शन देख लिया, ये पहला वैल्यू था, पहला हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा वैल्यू यहाँ पे, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया। अगर अभी भी नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और आसानी से समझ जाओगे। देखो, द रेशियो इज a to b is the fraction a by b written as इतना। देखो, जो रेशियो हम लोग लिखते हैं ये वाला वैल्यू, इसे हम लोग पढ़ते हैं a is to b या फिर a रेशियो b, ठीक है। और उसे हम लोग लिखते क्या है, a by b। यानी ये जो फ्रैक्शन हमारा a by b है वो हम लोग रेशियो को दर्शाते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो टर्म है यहाँ तक हम लोगों ने रेशियो के बारे में जाना। अब रेशियो के कुछ टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 3 और 4, ये दो नंबर हैं सेम काइंड सेम यूनिट का हो गया, ठीक है। यूनिट मीन्स तुम क्या समझ रहे हो। देखो, जितने भी यूनिट होते हैं किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वो सारे यूनिट होता है, ठीक है। और सेम काइंड कहने का मतलब कि एक ही तरीके के होने चाहिए। अब देखो, जैसे कि अगर तुम मान लो कि अब तुम क्या करोगे, 3 ले लोगे और दूसरा काइंड क्या ले लोगे कि x का पावर 0 ले लोगे या फिर 2 ले लोगे। इस तरीके से जो भी वैल्यू है वो अलग अलग काइंड का हो जाएगा। तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो सेम काइंड में हो। जैसे नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो 3 और 4, होल नंबर लेंगे तो 0 और 1, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा जो टर्म होता है रेशियो, उसमें क्या क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3:4 लिख दिया, ये वैल्यू तुम समझ गए। तो देखो, जो पहला टर्म होता है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। पहला जो नंबर हम लोगों ने लिखा उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। या फिर तुम दूसरा इसका नाम देखोगे तो उसे हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट,
फर्स्ट टर्म तो तुम्हें मालूम है, इसलिए वो चीज़ नहीं लिखा है। फर्स्ट टर्म को ही हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये वाला वैल्यू जो है तुम्हें कभी सुनने को नहीं मिला होगा और ये पहला टाइम होगा, तो ये जान लो। एंटीसीडेंट जो है वो तुम फर्स्ट टर्म को बोलोगे, और वहीं पे जो सेकेंड टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे एन होगा, कॉन्सिक्वेंट, ये वैल्यू हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म को। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियोज का, तो उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी हमारा। देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो रिमेन अनचेंज। रेशियो जो है हमारा चेंज नहीं होगा अगर दोनों तरफ जो है एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए जो सेम नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर हम लोग m जो है नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं उस केस में वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेम नॉन जीरो नंबर जो तुम देख रहे हो, नॉन जीरो क्वांटिटी, उसका मतलब होता है कि जीरो के इक्वल हमें कोई वैल्यू नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो कोई भी जो है रेशियो हम लोग ले ले रहे हैं 3:4, अगर हम लोग इसका रेशियो जो है अगर हम लोग देखें कितना भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो भी रेशियो है उसके मतलब वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारा जो है वो फिर से वही रह जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कि a/b जो वैल्यू है हमारा, उसका अगर हम लोग इक्वल में कर दे कि m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो जो रेशियो हमारा a/b था वही रेशियो जो है हमारा m/b का भी आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो वैल्यू हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमारा और अभी जो तुमने मल्टीप्लाई के केस में देखा, सेम वही केस जो है सेकेंड नंबर के साथ भी होता है। यानी अगर हमारा जो रेशियो गिवन है उसमें हम लोग अगर सेम वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो भी उसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। जैसे इस केस में a/b जो है हमारा, अगर m से दोनों तरफ जो है दोनों रेशियोज में हम लोग डिवाइड कर दे तो अनलेस वही वैल्यू जो है हमारा इक्वल आ जाएगा जो हमारा a/b का रहेगा। ठीक है, अब देखो रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है पहले वो समझ जाओ। कह रहा है रेशियो a और b जो है उसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी बोलेंगे जब हमारा जो रेशियो है उसका HCF 1 के इक्वल हो। कहने का मतलब है कि जैसे 3 और 4 है तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यहीं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले ले, यानी जैसे कि 12 और 16 ले ले, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका एलसीएम हम HCF अगर हम लोग देखें तो इसका HCF जो है हमारा 2 हो सकता है। ठीक है, HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस केस में जो इसका हमारा फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा जो है क्या होना चाहिए कि LCM जो है इसका वो हमारा HCF जो है हमारा वो 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग कैंसिल आउट करा देंगे, तो ये वैल्यू हमारा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 मतलब में कैंसिल आउट होगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 3 लिख लिया, और ये वैल्यू जो 16 था वो हमारा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग अगर HCF निकाले तो वो वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो इसलिए ये जो 3/4 तुम देख रहे हो ये वैल्यू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का। तो ये वैल्यू तुम समझ गए। टोटल यही कंसेप्ट है तुम्हारा रेशियो के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शन के ऊपर। तो देखो जितना भी वर्ड तुम देख रहे हो प्रोपोर्शन में, इसका मतलब होता है कि कोई भी दो रेशियो को हम लोग इक्वल लिखे हुए हैं। जैसे 2:3 जो है, अगर हम लोग बात करें जैसे 2:4 लिख दिए। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि ये रेशियो जो है 1:2 के इक्वल है, तो ये वैल्यू जो है अगर हम लोगों को प्रोपोर्शनली लिखना हो तो वो हम लोग लिखेंगे 2/4। प्रोपोर्शनल में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1/2। ठीक है, और यही ना फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में इस तरीके से लिखते हैं। तो प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो 2 गो रेशियो दिखा दो, आसानी से तुम्हारा वो रेशियो जो है प्रोपोर्शन में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है। तो आओ इसके ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसमें जितना भी टॉपिक है उसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनल के बारे में जितना भी चीज़ है उसे हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनल को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं।
और किस तरीके से इसमें क्या क्या है उसे हम लोग सबसे आसान वर्ड में हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। देखो जो प्रोपोर्शनल वर्ड तुम देख रहे हो वो चार टर्म से मिलकर बना है। ए बी सी और डी जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी एक एक टर्म को दिखा रहा है। अगर इसे हम लोगों को प्रोपोर्शनल में बोलना है कि ये वैल्यू जो है प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा इन दोनों के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। बेसिकली कहने का बात ये है कि अगर दो रेशियो जो है हमें गिवन है तो वो दोनों रेशियो को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो रेशियो हमें इक्वल दिया हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि प्रोपोर्शन है। ठीक है, और उसे अगर हम लोग प्रोपोर्शनल में लिखना चाहें तो उसे हम लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी ए रेशियो बी जो हमारा इक्वल है सी रेशियो डी के, तो उसे हम लोग ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सी रेशियो डी के। समझ में आ गया? ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन जो है दो रेशियो को ऐसे लिख दे अगर हम, तो वो हमारा प्रोपोर्शन का साइन बन जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर जो वैल्यू है हमारा ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी रहे, तो वहाँ पे जो टर्म्स हैं वहाँ पे क्या क्या वैल्यू जो है क्रिएट होता है उसे समझो पहले। कह रहा है ए बी सी और डी जो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में यूज़ किया है वो रिस्पेक्टिवली हम लोग उसको नाम से जानते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म के नाम से। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, पहला पे आएगा तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड पे आएगा तो सेकेंड टर्म, थर्ड पे आएगा थर्ड टर्म, फोर्थ पे आएगा तो फोर्थ टर्म। इस तरीके से रेस्पेक्टिवली हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया? अगर हम लोग सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू ए और डी देखने को मिल रहा है और बी और सी देखने को मिल रहा है, इसका एक अलग नाम है। जैसे कि ए और डी जो है हमारा दो टर्म दिख रहा है, जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, उसे हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि बाहरी दो जो टर्म है वो। ठीक है, और बीच का जो दो टर्म होता है उसे हम लोगों को मीन बोलते हैं। ठीक है, जो बी और सी है हमारा वो हमारा मीन हो गया, और ए और डी जो है हमारा एक्सट्रीम हो गया। अब देखो एक्सट्रीम और मीन के बीच रिलेशन जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है और वो इक्वल होता है। ठीक है, उसके साथ एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल आता है। तो प्रोडक्ट ए और डी का यानी एक्सट्रीम का हम लोग कर रहे हैं तो बी इंटू सी जो है हमारा इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो तुम देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तुम्हें ए इंटू डी देखने को मिल रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी बी और सी का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज में तुम्हें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें दो एक्सट्रीम दे देगा और तुम्हें मीन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर जो है तुम्हें तीन चीज दे दिया जाएगा और मीन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा और उस पर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि इन सारे टॉपिक्स को किस तरीके से नाम दिया गया है और किस तरीके से हमें इन सारे टॉपिक के ऊपर समझना है। देखो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर ये दिया रहे तो D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B और C। देखो ये जो D वैल्यू हमारा लास्ट में दिख रहा है उसे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B और C। तीनों को रेस्पेक्ट में अगर A, B, C अगर बोलना हो तो अगर हम लोग बोले कि D जो है A, B, C के प्रोपोर्शनल है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो दर्शा रहा है कि डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ए, बी और सी का। ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड टॉपिक है वो है कि अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी दिया रहे, इस तरीके का जो है तुम्हें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चंस, और उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें कुछ इस प्रकार से लिख के और तब सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले समझ जाओ कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो उन सभी टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे और क्या क्या करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो यहाँ पे जितना भी टर्म है उसमें तुम्हें केवल तीन ही टर्म देखने को मिल रहा है, ए, बी और सी। यहाँ पे बी जो है दो बार आया है, तो ये जो ए, बी और सी है इस प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, ए, बी, सी आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर इस तरीके से लिखा रहे तो। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन
और उसके आगे तुम्हें दो टर्म दे देगा और सॉरी 3 टर्म दे देगा और आसानी से तुम निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? जो बीच में टर्म रहेगा उसको तुम इस तरीके के रेशियो में दिखा देना, जो भी प्रोपोर्शन है तुम्हारा उस तरीके का दिखा देना। मिडिल वाला टर्म जो है 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से जो है तुम्हारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। बी का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे? तो देखो, ए इस रेशियो को तुम ए बाई बी लिख सकते हो और प्रोपोर्शन को इक्वल लिख सकते हो। यहाँ पे बी बाई सी हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारा बी स्क्वायर हो गया और ए इंटू सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू ए इंटू सी हम लोगों ने लिख दिया। बी का जो वैल्यू है वो हमारा रूट अंडर ए सी आ जाएगा। तो जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया कि किस तरीके से बी वाले टर्म को निकाला जाता है। अगर तुम्हें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला जाए निकालने के लिए किसी वैल्यू का, तो वो तुम किस तरीके से निकालोगे वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तुम C देख रहे हो वो उसे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल टू A और B बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो C टर्म है तुम्हारा थर्ड टर्म, वो जो है हम लोग अगर उसे कहना चाहे तो C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A और B, ठीक है। एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A B B, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं। C जो लिखा हुआ है हमारा उसे हम लोग ये वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना था कि अगर इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, तो उस टर्म में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो पहले वाले केस में हमें एक्सट्रीम और प्रोडक्ट देखने को मिलेगा मीन का, तो उस तरीके के क्वेश्चन रहेगा। अगर इस तरीके का देखने को मिलेगा तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। और थर्ड टर्म जो है तुम्हें निकालने के लिए बोला जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो उसे तुम निकालने के लिए जो है इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे तुमसे बोला जाएगा कि 9 और 12 तुम्हें गिवन है, ठीक है। इसका तुम्हें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो 9 रेशियो जो है तुम थर्ड नंबर को x मान लेना और ये वैल्यू तुम इस तरीके से कर और ये जो वैल्यू आया तुम्हारा x का निकलेगा यहाँ से, वो इस तरीके से जो मैंने समझाया था थर्ड पॉइंट, उस तरीके से निकल जाएगा x स्क्वायर। और उस तरीके से जो है ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 144 बना लेगा। तो इक्वल टू में जो है तुम्हारा वैल्यू जो है रूट अंडर में 144 आएगा, जो कि 12 का रूट जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम वैल्यू को निकाल पाओगे। और यहाँ पे हम लोग जो है बी को मीन प्रोपोर्शनल और जियोमेट्रिक मीन भी बोलते हैं ए और सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में, हम लोगों ने सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। अब एक बार और हम लोग इसे समझने के लिए समरी टाइप में, अब देखो यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दो वैल्यू जो है, अगर दो क्वांटिटी सेम काइंड का हो, सेम यूनिट में हो, तो उसे अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखने चाहें तो जो पहला क्वांटिटी होगा वो फ्रैक्शन में हमारा दूसरे क्वांटिटी के साथ हो जाएगा और यही वैल्यू हमारा 2:3 हो जाएगा। समझ में आया? ये रेशियो है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो A:B जो होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे A:B जो है हमारा, इसे हम लोग रेशियो में लिखना चाहें तो ये रेशियो B हो जाता है और इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो A/B हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस केस में कि हमारा जो ये रेशियो B देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसे हम लोग सेकेंड टर्म बोलेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से किसी भी टर्म को जब तक उसका CF जो है 1 नहीं हो जाता तब तक उसे हम लोग जो है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे कि ये वैल्यू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और 2 नंबर जो है यूजुअली हम लोगों को जितना भी रेशियो देखने को मिलता है वो सारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है। और जितना भी यूनिट तुम रेशियो का देखता है वो यूनिट खुद का होता है, उसमें कोई भी रेशियो में तुम्हें यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे 2/5 ये अगर तुम यूनिट में लिख दोगे सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो जितने भी रेशियोज होते हैं उनका यूनिट नहीं होता है, वो सभी यूनिट लेस होते हैं, ठीक है। अब जो 7वां पॉइंट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में 7वां पॉइंट जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो, अगर 2 रेशियो हमें इक्वल दिया हुआ है, जैसे A:B और इक्वल टू में हमें C:D दिया हुआ है, तो ये वैल्यू जो है हमें
वो a बाई बी इक्वल टू में c बाई डी लिख सकते हैं। और इसी वैल्यू को अगर प्रोपोर्शन में लिखना हो तो a रेशियो b रेशियो में 2 बार डाल देंगे और c रेशियो d लिख देंगे। ये वैल्यू हमारा प्रोपोर्शन में लिख गया, दिखाई देने लगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है वो हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरीके से समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हें प्रोपोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है तुम्हें। तो पहला और चौथा टर्म ये हमारा एक्सट्रीम कहलाता है, दूसरा और तीसरा टर्म हमारा मीन कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल आता है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। और उसी तरीके से अगर तुम ये रेशियो तुम्हें दिया रहे, ठीक है, तो तुम डी को जो है वो बोल सकते हो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए बी और सी का, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, कहा जाएगा कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, और तुम्हें 3 वैल्यू दे देगा, जैसे कि 4, 3, 5 इस तरीके से 3 वैल्यू दे देगा और बोला जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने को। तो डी ही उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे जितने भी टर्म मैंने पहले जो यहाँ पे समझाया था ये वाला, वो सभी तुम्हें अभी समझाया है तो याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लगे तो तुम वापस से आकर वीडियो को देख सकते हो पीछे करके। फिलहाल वीडियो जो है ख़त्म हो चुकी है। अगला जो हमारा एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।